बंद करो ये पढ़ाई का ड्रामा और बेड पर आओ। मैंने तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाई है। मेरा हक बनता है थका हुआ घर आऊं तो तुम मुझे रिलैक्स करो। शामिर की बात पर इसका वजूद सुन हुआ। एसपी शामिर सबका लाडला था, जो बात मुंह से निकालता पूरी हो जाती। महानूर ने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लड़का पसंद किया तो इसका खून खोल उठा। वो हवेली की इज्जत खाक में मिला रही है दाऊ जी, मैं इन दोनों की जान ले लूंगा। वो गुस्से से पागल हो रहा था, मगर दाऊ जी ने शादी तय कर दी, लेकिन बारात ना आई क्योंकि इसने लड़के वालों को धमकाया था। मुझे सब पता चल गया, आपने मेरी शादी कैसे रुकवाई, जालिम है आप। वो रोते हुए कंबल में छुपने लगी, मगर वसी और अरीज बेडरूम अपनी शानदार आराइश के बावजूद इस वक्त किसी सुनसान वीराने का मंजर पेश कर रहा था। कीमती फर्नीचर, नफीस पर्दे और दीवारों पर आवेजा शाहाना तस्वीरें भी इसके दिल के अंधेरे को कम न कर पा रही थीं। सोफे के किनारे बैठी महानूर ने सर झुका रखा। दोनों हाथ एक दूसरे में बुरी तरह जकड़े हुए थे, जबकि आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। जिंदगी ने इसके मुंह तक आया हुआ नवाला बेरहमी से छीन लिया था और हाथ में सिर्फ एक बेजान हड्डी थमा दी थी, जिसे वो चाह कर भी फेंक नहीं सकती थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि चंद लम्हों में इसके सारे ख्वाब यूं राख बन जाएंगे। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अचानक मोबाइल फोन बज उठा। इसने लड़ते हाथों से स्क्रीन पर नजर डाली। फहीम कॉलिंग। ये नाम देखते इसकी सांसें बेतरतीब हो गईं, दिल पसलियों से टकराने लगा, आंखों में आंसू मजीद भर आए। एक लम्हे को इसने दरवाजे की तरफ देखा, वो बंद था। इसने गहरा सांस लिया, सोफे से उठकर खिड़की के करीब जा खड़ी हुई और कांपती उंगलियों से कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगा लिया। चंद लम्हे दोनों तरफ ऐसी खामोशी रही जैसे लफ्ज भी बोलने से डर रहे हो। फिर फहीम की भारी आवाज सुनाई दी, कैसी हो महानूर? इतनी सख्त दिल हो गई हो कि एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुमने एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा? इसकी आवाज सुनते ही महानूर के जब्त का बंधन टूट गया। वो सिसकते हुए बोली, आज तुमने किस मुंह से फोन किया फहीम? मैं क्यों करती तुम्हें फोन? जब मैं पागलों की तरह तुम्हें कॉल कर रही थी, क्या तुमने एक भी कॉल उठाई? मेरे एक भी मैसेज का जवाब दिया? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? तुमने मोहब्बत की बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे कि मेरी हर बात की अहमियत होगी। ये अहमियत दी थी तुमने? बारात वाले दिन तुम आए नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पर क्या गुजरी थी? दूसरी तरफ से गहरी सांस की आवाज आई। फिर फहीम बोला, मैं मजबूर था महानूर, तुम्हारी कजन ने मुझे धमकी दी थी। इसने कहा था अगर मैं बारात लेकर तुम्हारे घर आया तो तुम्हारी दहलीज पर पहुंचने से पहले मुझे और मेरे भाइयों को गोलियों से भून देगा। महानूर ने चौंक कर आंसू पूछे, कौन सा कजन? तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं शाह खानदान की बेटी हूं। हमारे घर के मर्द इज्जत और वादे पर जान दे देते हैं। फहीम की आवाज में बेबसी साफ महसूस हो रही थी। एसपी शामिर खानजादा इसे ने धमकी दी थी। मैंने अपनी आंखों से इसकी आंखों में वो गुस्सा देखा था जो मुझे जलाकर राख कर देने की ताकत रखता था। मेरी माँ रो रही थी, बाबा के हाथ कांप रहे थे। हम तुम लोगों जैसे अमीर नहीं मगर इज्जतदार जरूर है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आज सब सच बता रहा हूँ। अगर मुझे अपनी जान की फिक्र होती तो कभी फोन भी ना करता। वो भी अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि महानूर को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसका दिल एकदम दहल गया था। इसने आहिस्ता से पलटकर देखा तो दरवाजे के करीब एसपी शामिर खानजादा खामोश खड़ा था। इसकी नजरें बर्फ की तरह सर्द, मगर चेहरा खतरनाक हद तक पुरसकून था। इसके नाम से मुजरिम थर थर कांपते थे। हवेली में मौजूद कोई शख्स इसके सामने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं रखता था, और वो इसी की बीवी बनाई गई थी और इस वक्त वो अपने साबिका आशिक से बात कर रही थी। खौफ इसके पूरे वजूद में सरायत कर गया था। महानूर के होंठ कपकपाए, आप, मगर वो एक लफ्ज भी मुकम्मल ना कर सकी। शामिर लंबे कदमों से इसके करीब आया, इसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। चंद लम्हों तक इसने स्क्रीन पर नजरें जमाए रखी, फिर इसकी निगाह महानूर के खौफजदा चेहरे पर अटकी। अगले लम्हे इसने पूरी कुव्वत से मोबाइल संगमरमर के फर्श पर दे मारा था। एक जोरदार आवाज के साथ मोबाइल दर्जनों टुकड़ों में बिखर गया था। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई थी कि महानूर को अपनी धड़कनें भी किसी शोर की माने सुनाई देने लगी थी, जबकि शामिर की निगाहें अब इसी पर जमी हुई थीं। ऐसी निगाहें जिनमें तूफान अभी आना बाकी था, जबकि महानूर की नजरें फर्श पर बिखरे मोबाइल के टुकड़ों पर जमी थीं।
اس کے سینے میں اٹھتا طوفان آنکھوں میں اتر آیا تھا. وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتی مگر اس سے پہلے شامیر نے ایک قدم اس کی طرح بڑھایا. اس کی نظریں سیدھی ماہنور کی آنکھوں میں تھیں. آواز دھیمی مگر اتنی سخت تھی کہ ہر لفظ دل پر ضرب لگا رہا تھا. مجھے معلوم ہے آپ ایک آزاد خیال لڑکی ہیں. آپ کا دماغ ہمیشہ آسمان کی بلندیوں پر رہتا ہے. باغی پن آپ کی فطرت میں شامل ہے, لیکن آپ اتنی بے وقت حرکت کریں گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. شوہر کے ہوتے ہوئے آپ اپنے پرانے محبوب سے بات کر رہے تھے. ایک لمحے کے لیے بھی شرم محسوس نہیں ہوئی. ماہنور نے غصے سے سر اٹھایا. آنسو اب اس کی بے بسی نہیں بلکہ غصے کی گواہی دے رہے تھے. زبان سنبھال کر بات کریں ایس پی شامیر خانزادہ. میری ذات کے لیے ایک لفظ بھی میں برداشت نہیں کروں گی. میں کسی عاشق سے بات نہیں کر رہی تھی, میں فہیم سے بات کر رہی تھی. شامیر کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری. فہیم؟ اور وہ کون تھا؟ تمہارا محبوب ہی تھا نا. ہمارے خاندان میں محبت کی شادی کی اجازت نہیں, مگر تمہارے لیے استثنا دیا گیا تھا صرف اس لیے کہ خاندان تقسیم نہ ہو. مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم رشتوں کی حرمت سے زیادہ اپنی خواہشات کو اہمیت دیتی ہو. ماہنور کا چہرہ سرخ پڑ گیا. اپنی حد میں رہیں, آپ مسلسل میری توہین کر رہے ہیں. وہ ایک قدم آگے بڑھی. فہیم نے مجھے سب کچھ بتا دیا. آپ نے اسے دھمکایا تھا, آپ نے اس کو اور اس کے خاندان کو خوفزدہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی حقیقت ہمیشہ چھپی رہے گی؟ آپ نے میری پوری زندگی تباہ کر دی. آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے محبت کروں گی, آپ کے ساتھ خوشحال زندگی گزاروں گی؟ میں تو آپ کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا بھی پسند نہیں کرتی. اس کے لہجے میں نفرت کھل کر سامنے آ چکی تھی. شامیر کا چہرہ ایک لمحے کو بالکل بے تاثر ہو گیا. پھر اسے اچانک آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا. گرفت اتنی سخت تھی کہ ماہنور درد سے سسک اٹھی, مگر اسے نسیں نہیں جھکائیں. شامیر جھک کر دھیرے سے مگر خطرناک انداز میں بولا, اپنی حد میں رہو ماہنور, کیونکہ مجھے حد پار کرنی بہت اچھی طرح آتی ہے. وہ چند لمحے خاموش رہا, پھر اس کی آواز مزید سرد ہو گئی. اور جہاں تک فہیم کی بات ہے, اس نے تمہیں جو بتایا بالکل سچ بتایا. ہاں میں نے اسے روکا تھا. تمہیں کیا لگا تھا تم کالج میں محبت کی قصے لکھو گی, ملاقاتیں کرو گی اور میں خاموش بیٹا تماشا دیکھتا رہوں گا؟ تم شاہ خاندان کی بیٹی ہو, تمہارا ہر قدم صرف تمہارا نہیں ہوتا, پورے خاندان کی عزت اس کے ساتھ چلتی ہے. ماہنور نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی. آپ کو میری زندگی پر کوئی حق نہیں, وہ غصے سے بولی. حق؟ شامیر نے اس کی بات کاٹ دی. اب تم میری بیوی ہو اور اس حقیقت سے فرار ممکن نہیں. اگر تمہیں یاد نہیں تو یاد رکھ لو, ہماری حویلی میں ایک بیسمنٹ بھی ہے. اگر تم نے اپنی حرکتوں پر قابو نہ پایا, اگر دوبارہ میری بات کو نظر انداز کیا, تو میں تمہیں وہاں قید کرنے تک سے بھی گریز نہیں کروں گا. اس نے جملہ انتہائی ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا, جسے دھمکی نہیں بلکہ فیصلہ سنا رہا ہو. پھر اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا. ماہنور ایک قدم پیچھے ہٹی, اپنی کلائی سہلائی, مگر اس کی آنکھوں میں شکست کا نام تک نہیں تھا. شامیر نے آخری بار اس پر ایک گہری نظر ڈالی, موڑا اور بغیر پیچھے دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. دروازہ بند ہونے والا تھا کہ پیچھے سے ماہنور کی بلند آواز گونجی, سن لیں ایس پی شامیر خانزادہ, آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے. آپ میرا حوصلہ توڑ سکتے ہیں, میری مرضی نہیں. آپ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, کیونکہ جس دن آپ نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا, اسی دن آپ کی اصلیت دنیا کے سامنے آ جائے گی. شامیر چند لمحوں کے لیے رکا ضرور, مگر پلٹ کر کچھ نہیں بولا. اگلے لمحے دروازہ بند ہو چکا تھا, جبکہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ماہنور کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ایک نئی ضد بھی جنم لے چکے تھے. دروازہ بند ہونے کے بعد کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو ماہنور کے اندر مچلتے طوفان کے سامنے بالکل بے معنی تھی. وہ چند لمحے بے حس کھڑی دروازے کو دیکھتی رہی, پھر جیسے اس کے وجود سے ساری طاقت نکل گئی ہو, آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے, مگر اب وہ انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے تھے. ایک ہفتہ پہلے تک وہ دلہن بنی اپنے خوابوں کی تعبیر کا انتظار کر رہے تھے. اسے یقین تھا کہ برسوں کی محبت, ضد اور جدوجہد کے بعد آخرکار وہ فہیم کی ہو جائے گی. اس نے داجی, بابا, بڑے بابا, حتیٰ کہ اپنی ماں تک کو منانے کے لیے کتنے آنسو بہائے تھے, کتنی منتیں کی تھی, کتنی راتیں جاگ کر گزاری تھی. تب کہیں جا کر خاندان نے اس کی محبت کو قبول کیا تھا, مگر عین وقت پر بارات نہ آئی اور پل بھر میں سب کچھ بدل گیا. خاندان کی عزت بچانے کے لیے اسی لمحے اس کا نکاح شامیر خانزادہ سے کر دیا گیا. وہ ایک ہفتے تک یہی سمجھتی رہی کہ فہیم نے اسے دھوکہ دیا ہے, مگر آج اسے معلوم
हुआ था कि धोखा किसी और ने दिया था। इसकी मुट्ठी बेख्तियार भिंच गई। नहीं, अब बहुत हो गया है। वो खुद से बड़बड़ाई और अगले लम्हे गुस्से से खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर अब बेबसी नहीं बल्कि फैसला लिखा था। वो तेज कदमों से कमरे से निकली और सीधी मुस्तकीम साहब के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजे के सामने पहुंचकर इसने एक मजबूत दस्तक दी और जवाब का इंतजार किए बगैर अंदर दाखिल हो गई थी। सामने मुस्तकीम साहब सोफे पर बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे। इसे इस अंदाज में अंदर आता देखकर इन्होंने चौंक कर अखबार नीचे रखा। खैर है महानूर, मगर वो किसी तमहीद के बगैर बोल पड़ी। मुझे एसपी शामिर खानजादा से तलाक चाहिए और यही मेरा आखिरी फैसला है। अगर आपने मुझे इनसे तलाक ना दिलवाई तो मैं अपनी जान ले लूंगी। वो इंसान समझता है कि शादी करके इसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, मुझ पर हुकूमत करके खुद को बरतर साबित करना चाहता है, लेकिन मैं इसकी ये बरतरी खाक में मिला दूंगी। मुस्तकीम साहब का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। वो झटके से अपनी जगह से उठे। पागल हो गई हो तुम? कैसी जुबान इस्तेमाल कर रही हो? तलाक का लफ्ज भी अपनी जुबान पर कैसे ले आई? तुम्हें अंदाजा भी है तुम ये क्या कह रही हो? इनकी आवाज में गुस्सा भी था और सदमा भी। भूल गई हो वो दिन जब बारात नहीं आई थी? तुम्हारी माँ किस हाल में थी? तुम्हारे बाबा की आंखों में कितनी बेबसी थी? पूरा खानदान मशकूक निगाहों से तुम्हें देख रहा था। इस वक्त शामिर ने सबके सामने तुम्हारी इज्जत अपने नाम से जोड़कर तुम्हें रुसवाई से बचाया था, और आज तुम इस इंसान के बारे में बातें कर रहे हो। गुस्ताख लड़की, मानू ने तंजिया हंसी हंसी। मेरे सामने उर्दू के इतने भारी अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है दाजी। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। इस इंसान के साथ मुझे एक लम्हा भी नहीं गुजारना। और आप जिस इज्जत की बात कर रहे हैं ना, इसी ने आपको इज्जत को बीच चौराहे में लाकर खड़ा किया। फहीम के घर वालों को धमकाया, इनकी जिंदगी उजाड़ी, और अब मुझे धमकियां दे रहा है कि अगर मैंने आवाज बुलंद की तो मेरी टांगे तोड़कर बेसमेंट में बंद कर देगा। आखिर समझता है क्या है खुद को? मुस्तकीम साहब ने गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर मारी। सबसे पहले इज्जत से बात करो, वो तुम्हारा शौहर है। इनकी आवाज पहले से कई ज्यादा बुलंद थी। अगर मैंने हमेशा तुम्हें सर आंखों पर बैठाया, तुम्हारी हर जिद पूरी की, तुम्हें बेटों से बढ़कर चाहा, तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम बगावत पर उतर आओ। तुम इस खानदान की बहू हो और इस खानदान की औरतें अपना घर बचाना जानती हैं, इससे आग नहीं लगाती। मानूर की आंखों में चिंगारियां सी लपकी। मगर मैं इन औरतों जैसी नहीं हूं दाजी, मैं इनसे अलग हूं। मुझे अपने हकूक लेने आते हैं। मुझे मालूम है औरत का हक क्या होता है, कहाँ खामोश रहना चाहिए और कहाँ आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं जुल्म सहने वाली औरतों में से नहीं हूं। मुझे मेरा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता, ना आपका पोता, ना आप और ना ही आपका बेटा। देख लीजिएगा, मैं किसी के सामने झुकने वाली नहीं। इसने आखिरी जुमला ऐसी मजबूती से कहा था कि कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई थी। फिर वो पलटी, दरवाजा पूरी शिद्दत से खोला और गुस्से भरे कदमों से बाहर निकल गई थी। दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी तो मुस्तकीम साहब चंद लम्हे साकित खड़े रहे थे, फिर आहिस्ता से वापस सोफे पर बैठ गए थे। इन्होंने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया था। इनके चेहरे पर बरसों की थकन, बेबसी और आने वाले तूफान का खौफ एक साथ उतर आया था, क्योंकि वो जानते थे कि शाह खानदान के अंदर अब सिर्फ इख्तलाफ नहीं बल्कि एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसकी कीमत पूरे खानदान को अदा करनी पड़ सकती थी। रात काफी गुजर चुकी थी जब शामिर खानजादा थाने से वापस हवेली पहुंचा। मुसलसल कई घंटों की ड्यूटी के बाद इसके चेहरे पर थकन नुमाया थी। गर्दन की नसें तनाव से अकड़ी हुई थी और इसका बस चलता तो सीधा अपने कमरे में जाकर चंद लम्हे सुकून से बैठ जाता। मगर जैसे वो अंदर दाखिल हुआ, एक मुलाजिम अदब से इसके करीब आया। साहब, दाजी ने आपको फौरन अपने कमरे में बुलाया। शामिर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे अपनी बेजारी को जब्त कर रहा हो। वो जानता था मुस्तकीम साहब का हुक्म टालना मुमकिन नहीं था। इसने खामोशी से सर हिलाया और लंबे कदमों से इनके कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से इजाजत मिली तो उसने दरवाजा खोला। मुस्तकीम साहब बिस्तर के साथ लगे सोफे पर बैठे थे। इनके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। शामिर ने आगे बढ़कर एहतराम से सलाम किया और इनके सामने बैठ गया। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर मुस्तकीम साहब ने गहरी नजर इस पर जमाते हुए कहा, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं शामिर?
मैंने तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया, मगर आज तुम्हारी बीवी के मुंह से जो कुछ सुना इसने मुझे परेशान कर दिया है। शामी ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया, मुझे मालूम था मेरे जाने के बाद वो जरूर आपके पास आएगी और एक नया तमाशा खड़ा करेगी। आप तो जानते हैं हंगामा करना इसकी फितरत में शामिल है। मुस्तकीम साहब की पेशानी पर बल पड़ गए। तुम मेरी पोती के बारे में इस लहजे में बात नहीं कर सकते। शामीन ने सुकून से इनकी आंखों में देखा, आपकी पोती अब मेरी बीवी भी है, लेकिन अफसोस इसे इस रिश्ते की नजाकत का एहसास ही नहीं। शादी को पूरा एक हफ्ता गुजर गया, मगर हमारे दरमियान आज तक मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम नहीं हुआ। मैंने कभी इस बात का शिकवा किसी से नहीं किया, मगर वो एक इसी बात पर घर में हंगामा बर्पा कर रही है जिसकी हकीकत इससे खुद भी मालूम नहीं। आधी बात सुनकर आधा सच जानकर सीधी आपके पास शिकायत ले आई। मुस्तकीम साहब धीमी आवाज में बोले, इसका कहना है कि तुमने फहीम और इसके घर वालों को धमकाया था। शामिर के होंठों पर एक मुख्तसर सी मुस्कुराहट आई थी, मगर वो तंज से भरी हुई थी। अजीब बात है दाजी, वो लोग मेरे एक जुमले से इतना डर गए कि अपने वादे से फिर गए, लेकिन सच बताने की हिम्मत ना कर सके। हर कहानी के दो रुख होते हैं, मगर ना आप दूसरा रुख देखना चाहते हैं और ना ही आपकी पोती। मुस्तकीम साहब ने फौरन जवाब दिया, तो दिखाओ हमें दूसरा रुख, हम भी देखना चाहते हैं। तुम भी तो हर बात अपने सीने में दफन किए बैठे हो। शामिर चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, हर बात का एक वक्त होता है। कुछ हकीकतें वक्त से पहले सामने आ जाएं तो इंसाफ नहीं होता, सिर्फ इंतशार पैदा होता है। जब वक्त आएगा सब कुछ खुद ब खुद सामने आ जाएगा। मुस्तकीम साहब ने एक लंबी सांस ली। चलो मान लिया कि फहीम ने पूरी सच्चाई नहीं बताई, मगर एक बात का जवाब दो, तुम्हें मानूर को ये धमकी देने की क्या जरूरत थी कि अगर इसने तुम्हारी बात ना मानी तो इसकी टांगे तोड़कर बेसमेंट में बंद कर दोगे। इस बार शामिर की आवाज पहले से ज्यादा सख्त हो गई, क्योंकि अगर वो मेरे वाज़ा मना करने के बावजूद फहीम से राब्ता करेगी तो मैं सख्त कदम जरूर उठाऊंगा। मैं अपनी बीवी को किसी अजनबी मर्द के साथ ताल्लुक रखने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं एक इज्जतदार मर्द हूं, अगर मेरी बीवी मेरे ही खिलाफ खड़ी होगी तो इसे मेरे सख्त रवैये का सामना भी करना पड़ेगा। मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, एसपी हूं। कानून तोड़ने वालों को सजा देना जानता हूं और घर के उसूल तोड़ने वालों को भी हुदूद समझाना जानता हूं। मुस्तकीम साहब ने नागवारी से सर हिलाया, घर कानून से नहीं मोहब्बत और बर्दाश्त से चलते हैं शामिर। मगर शामिर ने जैसे ही बात सुनी ना हो बोलते हुए बोला, अगर वो दोबारा आपके पास आए तो इसे समझा दीजिएगा कि माजी को दफन कर दे, अपनी जिंदगी आसान बनाए, यही इसके हक में बेहतर है। वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। अभी वो बाहर निकलने वाला था कि मुस्तकीम साहब की थकी हुई आवाज इसके पीछे उभरी, शामिर अपने रवैये में नरमी ले आओ, सख्ती से सिर्फ फासले बढ़ते हैं। अगर तुम मोहब्बत से पेश आओगे तो वो खुद तुम्हारी हर बात मानने लगेगी। शामिर एक लम्हे को रुका जरूर, मगर इसने पलट कर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था। खामोशी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया था। कमरे में दोबारा खामोशी उतर आई थी। मुस्तकीम साहब ने बेख्तियार अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। इनकी आंखों के सामने अपने दोनों पोते पोती के चेहरे घूम रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि शामिर आग के मानंद था, मजबूत, सख्त और अपने फैसलों पर अटल, जबकि मानूर हवा थी, बेकाबू, जिद्दी और हर बंदिश से टकरा जाने वाली। इन्हें सबसे ज्यादा खौफ इसी बात का था कि जब आग और हवा एक दूसरे के मुकाबले आ खड़े हों तो वो एक दूसरे को बुझाते नहीं बल्कि शोलों को और भी बुलंद कर देते हैं। वो सीधा अपने कमरे में आया। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज पर भी माहनूर ने सर ना उठाया। वो सोफे पर बैठी किताबें सामने खोले हुए थी, मगर नजरें लफ्जों पर नहीं टिक रही थी। शामिर अंदर आया, चंद लम्हे दरवाजे के करीब खड़ा इसे खामोशी से देखता रहा। एक हफ्ते से यही मामूल था, दोनों एक ही कमरे में रहते थे, मगर दो अजनबियों की तरह। वो आहिस्ता से बिस्तर के किनारे बैठा, टाई ढीली की और कदरे सख्त लहजे में बोला, बस करो ये पढ़ाई का बहाना, बहुत रात हो चुकी है, किताबें बंद करो और आकर आराम करो। मैंने तुम्हारे आब्बे की इज्जत का लिहाज की है, इसकी इज्जत मुआशरे में कायम रखी, अब तुम्हारा फर्ज है। शौहर थका आ रहा है तो इसे सुकून दो, सुबह की तल्ख बातों को भुलाओ, वो नरमी से बोला था। मानूर ने आहिस्ता से किताब से नजरें उठाई। इसकी आंखों में थकन से ज्यादा सर्द मेहरी थी। मेरे लिए अब बिस्तर पर आना मुमकिन नहीं। शामिर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं पूरा दिन ड्यूटी करके वापस आता हूँ। इस घर, रिश्ते और तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है।
कम से कम इतना तो हक बनता है ना कि घर आऊं तो सुकून मिले, ना कि हर रोज एक नई जंग। इसके बाद पर महानूर चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे मगर साफ लहजे में बोली, हक एहतराम से मिलता है, जबरदस्ती से नहीं। जिस रिश्ते में दिली शामिल ना हो वहां सिर्फ नाम का ताल्लुक रह जाता है। वो सोफे से उठ खड़ी हुई, अब मुझे सब मालूम हो चुका है। आपने मेरी शादी कैसे रुकवाई, फहीम क्यों नहीं आया, सब हकीकत मेरे सामने है। आपने सिर्फ एक लड़के को नहीं रोका था, आपने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। शामिर के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे, मगर वो खामोश रहा। महानूर की आवाज में दुख बढ़ता गया। मुझे एक बात बताइए, मोहब्बत करना आखिर गुनाह क्यों है? शादी के बाद जिंदगी खानदान के बुजुर्ग नहीं गुजारते, एक लड़का और एक लड़की गुजारते। इन्हें अपना घर बनाना होता है, अपने ख्वाब पूरे करने होते हैं, फिर हर फैसला दूसरों की मर्जी से क्यों होता है? मेरी ख्वाहिश, मेरी रजा, मेरी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं थी। इसने गहरा सांस लिया। आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया शामिर, आपने मेरी खुशियां छीन ली। शायद आपको लगा कि निकाह होते ही सब कुछ बदल जाएगा, मगर रिश्ते सिर्फ कागज के एक दस्तखत से नहीं बनते। एतमाद, इज्जत और मोहब्बत चाहिए होती है। शामिर पहली बार बोला, जो कुछ हुआ इसके पीछे वजूहात थी जिन्हें तुम अभी नहीं जानते। महानूर ने फौरन इसके बाद काट दी, वजूहात चाहे जितने भी हो, मेरे फैसले का हक आपको किसी ने नहीं दिया था। और अगर आप ये समझते ना कि गुस्सा दिखाकर, दबाव डालकर या मुझे मजबूर करके कभी मुझे अपना बना लेंगे तो आप गलत हैं। इंसान सिर्फ जिस्म के करीब आने से नहीं होता, दिल जीतना पड़ता है, एतमाद कमाना पड़ता है। आप मेरे वजूद को कैद कर सकते हैं, मेरी मर्जी को नहीं। आप मेरी जिंदगी बदल सकते हैं, मगर मेरे दिल पर हुकूमत नहीं कर सकते। कमरे में खामोशी छा गई। इसने आस्था से अपनी किताबें बंद की, इन्हें बैग में रखा, साथ पड़ा कंबल उठाया और सोफे पर लेट गई। कंबल चेहरे तक खींचते हुए सिर्फ इतना कहा, आज के बाद मुझसे किसी ऐसे हक की बात मत कीजिएगा जिसकी बुनियाद एहतराम के बजाय ताकत हो। शामिर इस जगह बैठा से देखता रहा। इसके चेहरे पर पहली बार गुस्से से ज्यादा सोच नुमाया थी, जैसे महानूर के अल्फाज इसके गुरूर से टकराकर कहीं अंदर उतर गए हों। कई लम्हे गुजर गए, आखिरकार वो खामोशी से उठा, दरवाजे तक गया, एक बार पलटकर सोफे पर लेटी हुई महानूर को देखा, अगर कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ खामोशी रह गई, मगर इस खामोशी के अंदर दोनों के दरमियान खींची हुई वो दीवार पहले से कई ज्यादा बुलंद हो चुकी थी। वो कमरे से सीधा छत पर आया था। छत पर आकर शामिर रेलिंग के साथ जा खड़ा हुआ था। दोनों हाथ जेबों में थे, जबकि नजरें तारीख आसमान पर जमी हुई थी, मगर वो आसमान को नहीं देख रहा था। इसके जहन में सिर्फ महानूर के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, आप मेरा जिस्म तो हासिल कर सकते हैं, मेरी रूह कभी नहीं। इसने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। अजीब बात थी, वो जिंदगी में बेशुमार खतरनाक मुजरिमों का सामना कर चुका था। गोलियों की तरतराहट के दरमियान भी इसके असाब नहीं डगमगाए थे, मगर एक लड़की के चंद जुमलों ने इसके अंदर ऐसी खामोश दरार डाल दी थी जिसे वो खुद भी महसूस कर रहा था। आज वो पहली बार अपने कमरे में एक शौहर बनकर गया था। इसने दिल में फैसला किया था कि माजी की तमाम तलखियां भुलाकर नई शुरुआत करेगा, मगर नतीजा पहले से भी ज्यादा तल्ख निकला। इसने एक गहरी सांस ली तो यादों के बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। वो दिन इसे आज भी लफ्ज पर लफ्ज याद था। थाने में अपने कैबिन के अंदर बैठा वो एक अहम केस की फाइल का जायजा ले रहा था। मेज पर कागजात बिखरे हुए थे कि अचानक मोबाइल मुसलसल बजने लगा। इसने एक नजर स्क्रीन पर डाली, किसी नामालूम नंबर से पैगामात आ रहे थे। पहले इसने तवज्जो न दी, मगर जब चंद लम्हों में एक के बाद देख रहे कई मैसेजेस मौसूल हुए तो उसे नागवारी से मोबाइल उठाया और वो चैट खोल ली। स्क्रीन पर कई फाइलें डाउनलोड होना शुरू हो गईं। चंद सेकंड बाद पहली तस्वीर सामने आई। तस्वीर देखते इसके चेहरे का रंग बदल गया। अगली तस्वीर, फिर एक वीडियो, फिर दूसरी वीडियो। इसके हाथ से मोबाइल फिसलकर फर्श पर जा गिरा था। इसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। तस्वीरों में मौजूद लड़की कोई और नहीं बल्कि महानूर थी, जबकि इसके साथ एक नौजवान खड़ा था जिसे शामिर ने पहले कभी नहीं देखा था। और वो वीडियो और तस्वीर नाजेबा थी। कुछ तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई दे रहे थे और इतनी नामुनासिब हालत में कि देखना मुश्किल था। वो अभी इन्हीं तस्वीरों को समझने की कोशिश कर रहा था कि मोबाइल दोबारा बज उठा। इसने झुककर मोबाइल उठाया और गुस्से से कॉल रिसीव करते धारा, कौन हो तुम?
और ये क्या घटिया मजाक है। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक अजीब सा पुरइत्तेमाद कहका सुनाई दिया। वो आवाज जानबूझकर बदली गई महसूस हुई थी। सामने वाला बोलो, गुस्सा मत करो एसपी शामिर खानजादा, तुम्हारे पास सभी भी वक्त है। अगर चाहते हो कि तस्वीरें और वीडियोस पूरे इंटरनेट पर ना पहुंचे तो अपनी कजन की शादी हर कीमत पर रुकवा दो। शामिर का लहजा मजीद सख्त हो गया। तुम हो कौन और मेरी कजन की शादी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया, ये सवाल अभी मत पूछो, वक्त आने पर सब जान जाओगे। वैसे भी तुम खुद इस शादी से खुश नहीं थे, इससे तुम्हारे लिए काम मुश्किल नहीं होना चाहिए। शामिर ने दांत भींच लिया, अगर मैंने इनकार कर दिया तो? इस बार सामने वाले की आवाज में ऐसी सफाकी थी कि लम्हे भर को शामिर भी खामोश रह गया। फिर जैसे फहीम तुम्हारे घर की दहलीज पर बारात लेकर पहुंचेगा, इस लम्हे ये तमाम वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पर होंगी। सिर्फ तुम्हारा खानदान नहीं, पूरा शहर देखेगा। फिर चाहे निकाह हो या ना हो, तुम्हारी कजन की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसका शौहर इसे कबूल नहीं करेगा, खानदान सर नहीं उठा सकेगा और वो सारी उम्र एक ऐसे दाग के साथ जिएगी जिसे कभी धो नहीं सकेगी। अब फैसला तुम्हारा है, शादी बचानी है या इज्जत। अगले लम्हे कॉल मुनकते हो गई थी। शामिर ने फौरन दोबारा नंबर मिलाया, मगर मोबाइल बंद जा रहा था। इसने कई मर्तबा कोशिश की, मगर हर बार एक ही जवाब मिला। वो कुर्सी पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। इसके ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो शख्स था कौन? इसे मानूर की मोहब्बत पसंद नहीं थी, ये सच था। इसने शुरू में इस शादी की मुखालफत भी की थी, मगर जब खानदान ने फैसला कर लिया तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। इसने खुद से कहा था कि अगर मानूर ने अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लिया तो उसे हक नहीं कि इसके फैसले में मुदाखलत करे। मगर इसे इस फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। इसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो खामोश रहता और चंद घंटों बाद शाह खानदान की इज्जत खाक में मिलती देखता, या फिर वो अपनी नफरत, अपनी अना और अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रखकर शादी रुकवा देता। इसने वो रास्ता चुना जिसे वो इस वक्त कम नुकसानदेह समझ रहा था। इसलिए वो फहीम तक पहुंचा, इसे सख्ती से रोका, इसके खानदान को भी डरा दिया ताकि वो किसी कीमत पर बारात लेकर ना आए। मगर किस्मत ने वहां भी इसका साथ ना दिया। जब बारात न आई तो शादी हॉल में सरगोशियां, तंजिया, नजरें और इल्जामात फैलने लगे। वो अपनी आंखों के सामने शाह खानदान की इज्जत को बिखरता नहीं देख सकता था। इसी लम्हे इसने वो फैसला किया था जिसने सबकी तकदीर बदल दी। इसने खुद मानूर से निकाह कर लिया, मगर आज एक हफ्ते बाद वो छत पर खड़ा सोच रहा था कि अगर इस दिन वाकई इसने खानदान को बचाया था तो फिर वो नामालूम शख्स कौन था जिसने एक ही चाल में सबकी जिंदगियां उलट कर रख दी थी। और क्या ये खेल वाकई खत्म हो चुका था या असल खेल अभी शुरू होना बाकी था? आखिर था कौन? अगली सुबह की नर्म रोशनी कमरे में फैल रही थी जब शामिर पुलिस की वर्दी पहने दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। रात भर वो इस कमरे में वापस नहीं आया। छत पर देर तक खड़ा रहने के बाद सीधा गेस्ट रूम में जाकर सो गया था और सुबह भी वहीं तैयार हुआ था। इसका इरादा सिर्फ अपनी गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाने का था, मगर जैसे इसकी नजर सामने पड़ी वो चंद लम्हों के लिए वहीं रुक गया था। ड्रेसिंग टेबल के सामने मानूर खड़ी थी, हल्के रंग का सूट पहने, बाल समेटे हुए वो आईने में खुद को देख रही थी। बैग पहले बिस्तर पर रखा हुआ था और किताबें इसके अंदर रखी जा चुकी थीं। शामिर की नजरें पहले बैग पर गईं, फिर इसके लिबास पर, इसकी पेशानी पर बल पड़ गए। कहां जाने की तैयारी हो रही है? इसकी आवाज गैर मामूली हद तक संजीदा थी। मानूर ने आईने में इसका अक्स देखा, मगर पलटी नहीं। पर्स उठाते हुए बिल्कुल सादा अंदाज में बोली, कॉलेज जा रही हूँ, एक हफ्ता जाया हो चुका है, मजीद नहीं कर सकती। शामिर ने दरवाजा बंद किया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। इस बार मानूर पलटी, माफ कीजिएगा, आपने शायद सवाल नहीं हुक्म दिया। हाँ, हुक्म ही समझ लो, वो बेतासुर लहजे में बोला। तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगी। मानूर ने हिरस से देखा, फिर हल्का सा कहका लगाकर बोली, वाकई मेरी तालीम भी अब आपके हुक्म की मोहताज हो गई। बात को मजाक में मत उड़ाओ, मैं जानता हूं तुम कॉलेज क्यों जाना चाहती हो। अच्छा, इसने भवें उठाई, तो फिर बताइए क्यों जाना चाहती हूँ? शामिर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, फहीम से मिलने के लिए। एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर मानूर के चेहरे पर शदीद नागवारी उभरी। आपको वाकई लगता है मेरे पास इतना फजूल वक्त है? इसने कदरे बुलंद आवाज में कहा, मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, पहले एक हफ्ता जाया हो चुका है। हर गुजरता दिन मेरे मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहा है और आपको शक करने से फुर्सत नहीं है। शामिर ने कदम आगे बढ़ाया, मैं शक नहीं कर रहा, एहतियात कर रहा हूं।
एहतियात। वो तल्खी से हंसी। एहतियात के नाम पर आपने मेरी शादी रुकवाई, मेरी मर्जी छीनी, मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरी तालीम भी छीनना चाहते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? शामिर के चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हो गए, मगर इसकी आवाज पहले से धीमी थी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम घर में रहो। वजह? महानूर ने फौरन सवाल किया। सिर्फ एक वजह बता दीजिए, मैं खामोशी से बैठ जाऊंगी। शामिर चंद लम्हे खामोश रहा। वो असल हकीकत नहीं बता सकता था। वो ये नहीं कह सकता था कि इसे इस नामालूम शख्स का खौफ था जिसने एक फोन कॉल से सब कुछ बदल दिया था। इसे डर था कि अगर वो शख्स दोबारा हरकत में आया तो इस पर सिर्फ इज्जत नहीं, शायद महानूर की जान भी खतरे में पड़ जाए। मगर ये सब कहना मुमकिन नहीं था। इसने मुख्तसर जवाब दिया, मेरी मर्जी। महानूर ने फौरन सर हिलाया, ये जवाब मैं कबूल नहीं करती। मैं आपकी बीवी हूं, कैदी नहीं। मुझे अच्छी तरह मालूम है मेरी हदूद क्या है। मैं किसी से मिलने नहीं जा रही, ना मुझे किसी गैर मर्द से बात करने की जरूरत है, मगर अपनी तालीम छोड़ देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने कह दिया ना तुम नहीं जाओगी, शामिर ने दो टोक अंदाज में कहा। और मैंने भी कह दिया कि मैं जरूर जाऊंगी। उसने बैग कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर शामिर इससे पहले दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की नजरें एक दूसरे से उलझ गईं। रास्ते से हट जाइए, महानूर ने जब्त से कहा। नहीं हटूंगा। जबरदस्ती करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। आप हर मसले का हल ताकत को क्यों समझते हैं? महानूर की आवाज भराई नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। कभी एतमाद भी करके देखिए, हर औरत बेवफा नहीं होती और हर बार आपका शक दुरुस्त नहीं होता। शामिर ने गहरी सांस ली। तुम समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप समझा नहीं रहे, सिर्फ हुक्म दे रहे हैं। वो बोली, अगर आपके पास कोई माकूल वजह है तो बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मगर अगर सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं कि आपको हर वक्त मेरा माजी याद आता है तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं। शामिर ने नजरें चंद लम्हों के लिए झुका ली। इसके जहन में वो नामालूम कॉल, वो तस्वीरें और वो धमकी फिर से गूंजने लगी, मगर वो फिर भी खामोश रहा। आखिरकार इसने दरवाजे से हटते हुए सिर्फ इतना कहा, ये जिद एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी महानूर। महानूर ने दरवाजा खोला, एक लम्हे के लिए रुकी और बगैर इसकी तरफ देखे बोली, और बेतमादी हर रिश्ते को महंगी पड़ती है शामिर खानजादा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि शामिर ने फौरन मोबाइल निकालकर अपने अहलकारों को हरकत में आना का हुक्म दिया था। वो इस तरह इसकी जिंदगी मुश्किल में नहीं डाल सकता था। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। आज मामूल से कुछ पहले ही शामिर कमरे में आ गया था। पूरा दिन थाने की मसरूफियात में गुजरने के बाद वो सीधा वॉशरूम में चला गया था। चंद लम्हों बाद पानी बहने की आवाज आने लगी, जबकि कमरे में सोफे पर बैठी महानूर अपनी किताबें खोले नोट्स बना रही थी। दोनों के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों की तलखियां अब खामोशी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वो अपनी किताब में मगन थी कि अचानक शामिर का मोबाइल मुसलसल बजने लगा। पहले इसने तवज्जो न दी। इसने सोचा शायद वो खुद बाहर आकर कॉल उठा लेगा, मगर फोन मुसलसल बजता ही रहा। आखिरकार वो बेजारी से उठी, मोबाइल हाथ में लिया। स्क्रीन पर अननोन नंबर जगमगा रहा था। चंद लम्हे वो तजब्जुब में रही, फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो, इसकी आवाज धीमी थी। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी। शामिर खानजादा, वक्त खत्म हो रहा है। अगर 1 करोड़ रुपए तैयार नहीं किए तो वो तमाम तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर डाल दूंगा। तुमने शादी रुकवाकर अच्छा नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारी बीवी की इज्जत महफूज है, लेकिन अब अगर पैसे ना मिले तो मैं किसी पर रहम नहीं करूंगा। महानूर के चेहरे का रंग यकायक उड़ गया। वो कुछ बोल भी नहीं सकी थी कि दूसरी तरफ से कॉल मुनक़ते हो गई। चंद लम्हे वो साकित खड़ी रही। दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी। इसकी नजरें बेख्तियार मोबाइल की स्क्रीन पर जम गईं, हाथ कांप रहे थे। इसने फौरन कॉल लॉग देखी, फिर इसकी नजर व्हाट्सएप पर गई। वहां भी नामालूम नंबर मौजूद था, जिसे किसी अनजाने खौफ से इसे मजबूर कर दिया गया हो। इसने चैट खोली। स्क्रीन पर मुतअद्दिद तस्वीर और वीडियोस मौजूद थी। एक एक करके उसने सब देखना शुरू किया। पहली तस्वीर देखते इसके चेहरे से खून उतर गया। दूसरी फिर तीसरी, इसकी सांस सीने में अटकने लगी थी। वीडियोस के थंबनेल्स पर भी इसका अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, जबकि साथ एक अजनबी नौजवान खड़ा था। इस लड़की को देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक लम्हे में वो चेहरा पहचान गई थी। इसके हाथ बुरी तरह लरजने लगे थे। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। आंखों में आंसू भर आए थे। इसके लब कांप रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? वो बेख्तियार बड़बड़ाई। ऐन इसी लम्हे वॉशरूम का दरवाजा खुला और शामिर तौलिए से बाल खुश करता हुआ बाहर आया था।
जैसे इसकी नजर मानूर के हाथ पे अपने मोबाइल पर पड़ी, इसके कदम एक लम्हे को वहीं रुक गए। फिर वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। महानूर, इसकी आवाज में पहली बार घबराहट नुमाया थी। महानूर ने लड़ते हाथों से मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब क्या है शामिर? ये तस्वीरें, ये वीडियोस? इसकी आवाज टूट रही थी। शामिर ने फौरन मोबाइल इसके हाथ से लिया, एक नजर स्क्रीन पर डाली और फिर उसकी तरफ देखकर निस्बतन नरम लहजे में बोला, रिलैक्स, पहले खुद को संभालो, मैं सब बताता हूँ। ये हकीकी तस्वीर नहीं है, ये मसनूई तरीके से तैयार की गई है। तुम्हें बदनाम करने के लिए मैं काफी दिनों से इसी मामले को संभाल रहा हूँ। मानूर ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा, लेकिन ये इतनी हकीकी क्यों लग रही है? शामिर ने धीरे से जवाब दिया, आजकल ऐसी जाली तस्वीर और वीडियोस बनाना मुमकिन है, इसी वजह से मैं तुम्हें हर जगह जाने से रोक रहा था। मुझे डर था कि ये मामला दोबारा सामने ना आ जाए। मैं तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता था। इसकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि महानूर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसने लड़खड़ाते हुए सोफे का सहारा लेने की कोशिश की, मगर इसके हाथ खाली फिजा में लहरा गए। महानूर, शामिर ने फौरन आगे बढ़कर इसे थामने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश होकर इसकी बाहों में झूल गई थी। एक लम्हे के लिए इसका दिल जैसे रुक गया। महानूर, आंखें खोलो। इसने बेचैनी से इसके चेहरे पर हल्के हाथ से थपथपाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगले लम्हे इसने अपने दोनों बाजों में उठाया, एहतियात से बिस्तर पर लिटाया और बुलंद आवाज में पुकारा, कोई है बाहर? फौरन अंदर आओ। चंद ही लम्हों में दो खादिम दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए। शामिर की आवाज में वो सख्ती नहीं थी जिसके सब आदी थे, बल्कि वाज़े इस्तराब था। फौरन डॉक्टर को फोन करो, अभी इसी वक्त, और जल्दी वापस आओ। खादिम भागते हुए बाहर निकल गए, जबकि शामिर बिस्तर के किनारे बैठ गया था। इसने बेहोश मानूर का सर्द पड़ता हाथ अपने हाथों में लिया। इसकी नजरें पहली बार खौफ से भरी हुई थी, क्योंकि आज इसे एहसास हुआ था कि जिस राज को वो छुपा कर इसे महफूज रखना चाहता था, वही राज सबसे पहले इसके दिल पर वार कर चुका था। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। डॉक्टर मुआयना करके जा चुके थे। इन्होंने इत्मीनान दिलाया था कि जिस्मानी तौर पर कोई खतरा नहीं है, बेहोशी सिर्फ शदीद ज़हनी सदमे की वजह से हुई है। कमरे में अब खामोशी थी। शामिर बिस्तर के करीब रखी कुर्सी पर बैठा मुसलसल महानूर के चेहरे को देख रहा था। इसके माथे पर तशवीश साफ झलक रही थी। चंद लम्हों बाद महानूर की पलकें आहिस्ता आहिस्ता लरज़ीं। इसने आंखें खोली। सामने सबसे पहले शामिर दिखाई दिया। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। इसकी सांसें अभी तक बेतरतीब थी। इसने भराई हुई आंखों से शामिर को देखा, फिर अचानक इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब क्या है शामिर? इसकी आवाज कांप रही थी। आज आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे, मुझे सच जानना है। क्या वाकई आपने मेरी शादी सिर्फ अपनी जिद, अपनी अना या अपने गुरूर की वजह से नहीं रुकवाई थी? इन सब के पीछे कोई और वजह थी। शामिर ने चंद लम्हे खामोश रहकर गहरी सांस ली। ऐसे अंदाजा हो चुका था कि अब खामोश रहना मजीद नुकसानदेह होगा। इसने धीरे से कहा, हाँ, वजह थी और बहुत बड़ी वजह थी। महानूर की नजरें इसके चेहरे पर जम गईं। शामिर ने आहिस्ता आहिस्ता इस रात की पूरी कहानी बयान करना शुरू की। नामालूम नंबर, धमकी, वो जाली तस्वीर, वो वीडियोस, ब्लैकमेलर की आवाज और खानदान की इज्जत को तबाह करने की धमकी। इसने एक एक बात बगैर किसी रद्दोबदल के बयान कर दी। इस वक्त मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे मानूर, या मैं खामोश रहता और तुम्हारी पूरी जिंदगी लोगों के सामने तमाशा बन जाती, या फिर शादी रुकवा देता। मैंने वो फैसला किया जो इस लम्हे मुझे बहुत कम नुकसानदेह लगा। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मगर मैंने वही किया जो मुझे मुनासिब महसूस हुआ था। मानूर खामोशी से सुनती रही। हर लफ्ज के साथ इसके आंसू बहते जा रहे थे। इसने लड़ते हुए पूछा, तो आपने इतने दिन मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? मैं तो आपसे नफरत करती रही, आपको अपनी जिंदगी का मुजरिम समझती रही। शामिर ने तल्खी से मुस्कुराकर नजरें झुका ली, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अगर मैं सिर्फ कहानी सुनाता तो शायद तुम एक लफ्ज पर भी यकीन न करती। मैं चाहता था पहले इस शख्स तक पहुंच जाऊं, फिर तुम्हें सब बताऊं। इसने कदरे नरम लहजे में मजीद कहा, रिलैक्स महानूर, मेरी इंटेलिजेंस टीम इस नंबर, इन वीडियोस और इन सब के पीछे मौजूद शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वो ज्यादा देर नहीं छुप सकेगा। फिर इसने मोबाइल उठाया, वही तस्वीर दोबारा खोली और इसकी तरफ बढ़ा दी। मुझे एक बात बताओ, इस तस्वीर में तुम्हारे साथ जो लड़का खड़ा है, क्या तुम इसे जानती हो? महानूर ने तस्वीर को गौर से देखा। अचानक इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, मैं इसे जानती हूँ। शामिर फौरन सीधा होकर बैठ गया।
कौन है ये? महानूर ने हिचकी लेते हुए जवाब दिया, ये फहीम का दोस्त है, मैंने इससे कई बार देखा है। जब भी फहीम मुझसे मिलने आता था अक्सर यही इसके साथ होता था। वो थोड़े फासले पर खड़ा रहता था मगर मैंने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। शामिर के चेहरे पर संजीदगी मजीद गहरी हो गई। इसकी नजरें एक नुक्ते पर जम गईं, जैसे जहन में बिखरे हुए टुकड़े अचानक जुड़ने लगे हों। वो धीरे से बोला, फिर हमें फहीम से मिलना होगा। अब मुझे लग रहा है कि मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग का नहीं, कहीं ना कहीं ये शख्स इस पूरे खेल से जुड़ा हुआ है। वो चल लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, और अगर मेरी सोच दुरुस्त है तो मुमकिन है फहीम खुद भी किसी के हाथों इस्तेमाल हुआ हो, या फिर वो अपनी बात अधूरी छोड़कर रुक गया। मानूर ने बेचैनी से पूछा, या फिर क्या? शामिर ने गहरी नजर इस पर डाली, या फिर वो इस साजिश के बारे में मुझसे ज्यादा जानता हो। जब तक मैं इससे खुद बात नहीं कर लेता किसी पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं होगा। ये सुनते मानूर के चेहरे का रंग एक बार फिर उड़ गया था। इसके जहन में फहीम के साथ गुजरा हर लम्हा गर्दिश करने लगा। इसे दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और बेख्तियार रोने लगी। अगर ये सब सच निकला तो मैं किस पर यकीन करूंगी? इसकी टूटी हुई आवाज में ऐसा दर्द था कि शामिर चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से इसके करीब आया। इसने झिझकते हुए अपना हाथ इसके कंधे पर रखा। जब इसने हाथ न उठाया तो इसने इसे नरमी से अपने करीब कर लिया था। महानूर की मज़ाहमत इस लम्हे खत्म हो चुकी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। 2 दिन बाद सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। शामिर आने के सामने खड़ा सादा घरेलू लिबास में तैयार हो रहा था। इसने घड़ी कलाई पर बांधी, मेज से गाड़ी की चाबी उठाने वाला था कि आने में इसे अपने पीछे महानूर का अक्स दिखाई दिया। वो खामोशी से आकर इसके पीछे खड़ी हो गई थी। दोनों की नजरें आने में एक दूसरे से मिली मगर चंद लम्हों तक किसी ने कुछ न कहा। आखिरकार महानूर ने खामोशी तोड़ी। आप कहीं जा रहे हैं? शामिर ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा, फिर दोबारा आईने की तरफ नजरें कर ली। हाँ, एक जरूरी मिशन है। महानूर ने इसके चेहरे को गौर से देखा। मिशन या फहीम से मुलाकात? शामिर के हाथ एक लम्हे को रुक गए। इसने पलट कर इसे देखा। तुमने सुन लिया था? महानूर ने धीरे से सर हिला दिया। 2 दिन पहले आप फोन पर बात कर रहे थे। मैंने जानबूझकर नहीं सुना मगर इतना जरूर समझ गई थी कि आप फहीम से मिलने जा रहे हैं। इसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं भी आपके साथ चलूंगी। शामिर ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसका जवाब मुख्तसर मगर मजबूत था। हमें अभी तक मालूम नहीं कि ये सब करने वाला असल में कौन है, इसका मकसद क्या है और वह किस हद तक जा सकता है। मैं तुम्हें ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। महानूर की आंखें नम होने लगी। इसकी आवाज भर आ गई। वो बोली, जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे, अगर वो वाकई इस सब में शामिल निकला तो मुझे इसकी आंखों में देखकर सिर्फ एक सवाल पूछना है कि आखिर क्यों? मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके इससे क्या मिला? शामिर ने आहिस्ता से कहा, अभी हमें कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ शक है, यकीन नहीं, मुमकिन है हकीकत कुछ और हो। इसलिए तो जाना चाहती हूँ। महानूर ने बेख्तियार कहा। मैं दूसरों की बातों पर फैसला नहीं करना चाहती। अगर इसने मुझे धोखा दिया है तो मैं इसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अगर वो बेकसूर है तो वो भी जानना चाहती हूँ। ये हक मुझसे मत छीनिए। शामिर ने गहरी सांस ली। मैं वापस आकर तुम्हें एक एक बात बता दूंगा। नहीं, इसने पहली बार इतनी मजबूती से जवाब दिया। हर बार मेरी जिंदगी के फैसले मेरे बगैर हुए हैं। पहले मेरी शादी, फिर मेरे बारे में फैसले, फिर मुझे सच छुपाया गया। अब नहीं, इस बार मैं खुद वहां मौजूद रहूंगी। शामिर ने कदरे सख्त लहजे में कहा, यह जिद नहीं, लापरवाही है और मुझे घर में छोड़ जाना इंसाफ है। महानूर ने फौरन पलटकर पूछा कि आप जानते हैं कि 2 दिन से मैंने एक लम्हा सुकून का नहीं गुजारा। हर लम्हा यही सोचती रही कि आखिर सच क्या है। अब जब सच मेरे सामने आने वाला है तो आप चाहते कि मैं सिर्फ इंतजार करती रहूं। शामिर खामोश हो गया। वो इसकी आंखों में वो बेचैनी देख रहा था जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते थे। महानूर ने धीरे से कहा, मैं वादा करती हूँ आपकी हर हिदायत मानूंगी। आप जहां कहेंगे वहीं रहूंगी, बगैर इजाजत के एक कदम नहीं बढ़ाऊंगी। मगर मुझे साथ ले चले। अगर आप भी मुझे पीछे छोड़ दिया गया तो शायद मैं कभी खुद को माफ न कर सकूं। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। शामिर ने नसें झुकाकर सोचा, फिर बेबसी से हल्की सी सांस खारिज की। तुम वाकई जिद्दी हो। ये कहकर वो बाहर की तरफ इसलिए बढ़ गया था। कुछ देर बाद वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। रेस्टोरेंट के एक निस्बतन सुनसान हिस्से में शामिर पहले से मौजूद मेज की तरफ बढ़ा। इसके साथ चलती महानूर का दिल बेकाबू धड़क रहा था। चंद कदम के फासले पर फहीम पहली कुर्सी पर बैठा।
बेचैनी से घड़ी देख रहा था। जैसे इसकी नजर शामिर पर पड़ी वो फौरन आ खड़ा हो गया, मगर अगले लम्हे मानूर को इसके साथ देखकर इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। इसकी आंखों में एक लम्हे को ऐसी घबराहट उभरी जिसे वो लाख कोशिश के बावजूद छुपा न सका। मानूर, तुम भी आई हो? इसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। शामिर ने कुर्सी खींचते हुए सर्द लहजे में कहा, बैठ जाओ, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। फहीम खामोशी से बैठ गया, जबकि मानूर भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इसकी नजरें मुसलसल फहीम के चेहरे पर थीं। चंद लम्हे खामोश रही, फिर फहीम मसनूई बेचारगी से बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया? एसपी साहब, मैंने तो आपकी बात मान ली थी। मैं बारात लेकर नहीं आया। अब मेरा मानूर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो बाप की बीवी है। बगैर मुझे क्यों बार बार डरा रहे हैं? शामिर ने मेज पर रखे पानी की गिलास को आहिस्ता से घुमाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा, तो तुमने मेरी हर बात मान ली थी? जी, फहीम ने फौरन जवाब दिया। मैंने आपके रास्ते से खुद को हटा लिया। शामिर ने पुरसकून लहजे में अगला सवाल किया। फिर वो वीडियोस कैसे बनी? फहीम चौंका। कौन सी वीडियोस? शामिर ने इसी सुकून से कहा, वही जो मेरे मोबाइल पर भेजी गई हैं। फहीम ने नजरें चुराई। मुझे नहीं मालूम आप किस बारे में बात कर रहे हैं। शामिर ने मेज पर उंगली से हल्की सी दस्तक दी। वाकई नहीं मालूम? जी नहीं। शामिर ने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन ऑन की, मगर फहीम को दिखाया नहीं। अजीब बात है, क्योंकि वो वीडियो तुम्हारे नंबर से। वो जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ गया। फहीम बेख्तियार जल्दी से बोल पड़ा, मेरे नंबर से कब भेजी गई? वो तो खालिद के नंबर से। इतना कहकर वो अचानक खामोश हो गया। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। शामिर ने आहिस्ता से गर्दन उठाई और इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तो अभी खालिद का नाम भी नहीं लिया था। फिर तुम्हें कैसे मालूम कि वीडियो खालिद के नंबर से भेजी गई है? फहीम के होंठ खुश्क हो गए, इसकी सांसें तेज होने लगी। महानूर ने बेयकीनी से देखा। फहीम, इसकी आवाज टूट गई। ये क्या सुन रही हूं मैं? फहीम ने एक लम्हा दोनों को देखा, फिर अचानक कुर्सी पीछे धकेल कर पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, मगर शामिर पहले तैयार था। इसने लपक कर इसका बाजू पकड़ा और जोर से वापस खींच लिया। फहीम लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा। शामिर इसका गिरबान पकड़कर गुस्से से चीखा, भागने की कोशिश मत करना, अब सच बोल। फहीम खामोश रहा। शामिर ने सख्त लहजे में कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये सब किसने किया? फहीम की हिम्मत जवाब दे गई। इसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं मजबूर था, वो हाँफते हुए बोला। मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा था किसी अमीर लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाऊंगा, कुछ रकम लेकर अलग हो जाऊंगा, मगर मामला शादी तक पहुंच गया। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मानूर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो साकित बैठी से देख रही थी। फहीम ने रोते हुए कहना जारी रखा, खालिद मेरा दोस्त था। उसने कहा था जाली तस्वीरें और वीडियोस बनाकर शाह खानदान को डराओ। हमने ये किया। फिर मैंने आपको फोन किया, शादी रुकवाने की कोशिश की और बाद में 1 करोड़ रुपए भी मांगे। हमें लगा आप खानदान की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ दे देंगे। शामिर की आंखों में नफरत उतर आई। सिर्फ पैसों के लिए तुमने एक लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। फहीम ने नजरें झुका ली। इसी लम्हे रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और सादा लिबास में मौजूद पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए। वो पहले शामिर की हिदायत पर बाहर मौजूद थे। एक अफसर आगे बढ़ा। सर, शामिर ने फहीम को छोड़ते हुए दो टोक अंदाज में कहा, ऐसे फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, जालसाजी, डिजिटल शवाहिद में रद्दोबदल और मुजरिमाना साजिश के मुकदमे में गिरफ्तार कर लो। खालिद की गिरफ्तारी के लिए भी फौरी कार्रवाई शुरू करो। पुलिस एहलकारों ने फहीम को हथकड़ी लगा दी। वो मुसलसल माफी मांगता रहा, मगर किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। दूसरी जाने मानूर अपनी जगह बैठी पथराई हुई नजरों से सब कुछ देख रही थी। इसके कानों में सिर्फ एक जुमला बार बार गूंज रहा था, मैंने किसी अमीर लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाया था। इसके बरसों की मोहब्बत, इसके ख्वाब, इसका यकीन, सब एक ही लम्हे में रेत की दीवार की तरह इसकी आंखों के सामने बिखर चुके थे। जबकि शामिर खामोश खड़ा इसे देख रहा था। आज पहली बार सच सामने आ गया था, मगर ये सच जीत से ज्यादा एक गहरा जख्म बनकर दोनों की जिंदगियों में उतर चुका था। पूरा दिन इन मामलात में निकल गया था। रात काफी गुजर चुकी थी। शामिर आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते इसकी नजर सीधी खिड़की के पास जाकर रुक गई। मानूर खामोशी से खिड़की के सामने खड़ी बाहर फैले अंधेरे को देख रही थी। इसके चेहरे पर अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी खामोशी और टूटे हुए ख्वाबों की उदासी थी। शामिर चल लम्हे वहीं खड़ा इसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे इसके करीब आ गया। दोनों के दरमियान चल लम्हों तक खामोशी रही। फिर उसने निहायत नरम लहजे में पूछा,
कैसी हो? बस यही दो अल्फाज थे जिन्होंने महानूर की इज्जत की आखिरी दीवार भी गिरा दी। इसने पलट कर शामिर को देखा, अगले लम्हे बेख्तियार इसके सीने से लग गई। इसके कंधे को मजबूती से थाम कर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। शामिर एक लम्हे को साकित रह गया, फिर इसने निहायत एहतियात से इसके सर पर हाथ रख दिया। महानूर हिचकियों के दरमियान बोली, मुझे माफ कर दीजिए शामिर, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की। मैं हर लम्हा आपको कसूरवार समझती रही, आपसे नफरत करती रही, आपको अपनी खुशियों का कातिल कहती रही, जबकि हकीकत ये थी कि आप मुझे बचा रहे थे। आप मेरी इज्जत बचाने के लिए खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और मैं आपको जालिम कहती रही। इसके आंसू शामिर के लिबास को भिगो रहे थे। मैंने इस इंसान से दिल की गहराई से मोहब्बत की थी, इसलिए अपने घर वालों से लड़ गई, अपने ख्वाब इसके नाम कर दिए, अपनी दुआओं में सिर्फ इसी को मांगा, मगर इसने मुझे मोहब्बत नहीं एक सौदा समझा। मैं इसके लिए सिर्फ पैसों तक पहुंचने का रास्ता थी। मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना संगदिल भी हो सकता है। इसने रोते हुए नसें उठाई और आप हर बार मेरे सामने खड़े रहे, मगर मैं आपकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ शायद मैं बहुत देर से सब कह रही हूँ, मगर मैं अब मजीद नफरतों और गलत फहमियों में नहीं जीना चाहती। मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे एक मौका दे दें तो मैं इस रिश्ते को सच्चे दिल से निभाना चाहती हूँ। शामिर ने इसकी आंखों से बहते आंसू अपने अंगूठे से साफ किए और निहायत पुरसकून लहजे में बोला, तो मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो महानूर? वो खामोशी से इसे देखने लगी। शामिर हल्का सा मुस्कुराया। कसूर तुम्हारा नहीं था, कसूर इस शख्स का था जिसने मोहब्बत के मुकद्दस जज्बे को धोखे के लिए इस्तेमाल किया। तुमने किसी पर एतबार किया तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। शर्मिंदा तो इसे होना चाहिए जिसने तुम्हारे इत्तेमाद को बेच दिया। इसने आस्था से इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। एक बात हमेशा याद रखना, धोखा खाने वाला कभी मुजरिम नहीं होता, धोखा देने वाला मुजरिम होता है। हमारे मुआशरे में हर बार लड़की को ही कसूरवार समझने लगती है, हालांकि सजा इस शख्स को मिलनी चाहिए जिसने जुल्म किया। इस बार भी ऐसा ही होगा। तुम एक आंसू भी मजीद इस इंसान के लिए नहीं बहाओगी। अब तक तुमने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है, अब इसकी बारी। कानून अपना काम करेगा, मेरे एहलकार अपना काम करेंगे और अपने जुर्म का हिसाब वो देगा। महानूर खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। इसके दिल का बोझ जैसे आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा था। शामिर ने नरमी से कहा, माजी को हम बदल नहीं सकते, मगर आने वाला कल जरूर बदल सकते हैं। अगर तुम वाकई नई शुरुआत चाहती हो तो हम दोनों मिलकर करेंगे। इस रिश्ते की बुनियाद अब गलत फहमी नहीं, सच और एतमाद होगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। महानूर की आंखों से फिर आंसू बह निकले थे, मगर इस बार इन आंसू में बेबसी नहीं, सुकून शामिल था। इसने धीरे से अपना सर इसके सीने पर रख दिया। शुक्रिया मुझे दोबारा जीने की हिम्मत देने के लिए। शामिर ने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, जिंदगी में कुछ लोग हमें मोहब्बत का मतलब सिखाते हैं और कुछ लोग धोखे का, मगर इंसान की पहचान ये नहीं कि इसके साथ क्या हुआ, बल्कि ये है कि वो टूटने के बाद खुद को कैसे संभालता है। हम दोनों ने बहुत कुछ खोया, अब वक्त है कि एक दूसरे का सहारा बनकर वो जिंदगी बनाए जिसमें खौफ नहीं एतमाद हो, नफरत नहीं एहतराम हो, और जहां रिश्ते अना से नहीं इखलास से निभाए जाएं। खिड़की के बाहर रात वैसी ही खामोश थी, मगर इस कमरे के अंदर दो दिलों के दरमियान बरसों की दूरियां सिमट चुकी थी। कभी गलतफहमी ने इन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था, मगर सच ने इन्हें सबक दे दिया था कि एतमाद के बगैर मोहब्बत अधूरी रहती है, जबकि सच्चाई देर से सही मगर हमेशा अपने साथ इंसाफ लेकर आती है।